नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ इंडिया टीवी के हम आप और संवाद इस कार्यक्रम में। इस बार हमारे साथ संवाद करने के लिए एक ऐसी व्यक्ति यहाँ उपस्थित है जो कि पेशे से ज्वेलरी डिज़ाइनर है, यानी कि एक क्रिएटिव फील्ड में है, लेकिन साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती है और एक उभरती हुई लेखिका है। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने इंजीनियरिंग की है, लेकिन फिर भी आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के फील्ड में है, यानी डिज़ाइनिंग एक क्रिएटिव फील्ड है। एक क्रिएटिव फील्ड में होना ये कितनी अलग बात है किसी एक नॉर्मल प्रोफेशन में होने से। मैंने जब इंजीनियरिंग की तो मैंने जब अपनी कंप्लीट की डिग्री तो मैं बॉम्बे में जाके मैंने उसके लार्सन एंड टुब्रो नाम की एक कंपनी है, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, वहाँ पे मैंने करीब 2 साल काम किया है। उसके बाद भी कहीं दूसरी कंपनी में काम किया है। उसके बाद जब शादी हुई जैसे कि नॉर्मली होता है, आप फैमिली में बिज़ी हो जाते हो और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई। कौन सी फील्ड का इंजीनियरिंग था आपका? मेरा इलेक्ट्रिकल में ही था। मेरी फील्ड से ही रिलेटेड मैंने जॉब किया है वहाँ पे। उसके बाद शादी होने के बाद कुछ सालों तक मैं फिर भी जॉब नहीं कर पाई, कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती थी या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। और शादी के करीब 3.5 साल के बाद मेरे पति को अपॉर्चुनिटी मिली सिंगापुर में और हम पूरे फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए वहाँ। और वहाँ जाने के बाद मेरे लिए कम्प्लीटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर था, वहाँ के लोग और वहाँ का रहन सहन। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी रोहिणी जी कि जब आप जॉब कर रही थी तो उसके बाद जब किसी भी वजह से, जैसे हेल्थ इश्यूज आपने बताया, वो छोड़ना पड़ा और शायद कहीं ना कहीं फैमिली मैटर्स में आप इन्वॉल्व हुई, एक फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व हुई, तो आप जैसे कि आज एक स्वतंत्र व्यक्ति है, एक स्वतंत्र नारी हम जिसे कहते हैं, वैसी है, तो क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं जॉब छोड़कर अब मैं फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व हो रही, तो कहीं ना कहीं मेरा इंडिपेंडेंस जा रहा है? इस तरह की कभी कोई फीलिंग आई, कोई एक्सपीरियंस? एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी है। क्या होता है कि जब आप ऐसे लाइफ जी चुके होते हो जहाँ पे आपने काफ़ी तकलीफ़ें देखी है और आपके कुछ सपने होते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि शादी के बाद I was much into a very much comfort zone, so everything was very easy for me. तो फिर उसके बाद मैं जैसे ही अपने घर गृहस्थी में इन्वॉल्व हो गई तो वो सब मेरे सपने पीछे छूटते गए एक एक करके। और फिर मैंने पूरी तरह से बागडोर अपनी फैमिली की संभाली। मुझे लगता था कि बच्चे जब छोटे हैं तो माँ से बढ़कर कोई उन्हें अच्छा देख नहीं सकता, एटलीस्ट जब तक वो 7-8 साल के नहीं हो जाते। बट धीरे धीरे जब मेरे पति को अच्छे प्रमोशंस मिलने लगे और ऐसा मुझे लगा नहीं कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, बिकॉज आई वॉज वेरी मच यूज टू बीइंग इन माई ओन कम्फर्ट जोन। बट जब मैं सिंगापुर में पहुंची, वहाँ के सिंगापुर में आपने करीबन कितने साल बिताए हैं? सिंगापुर में मैंने 2006 में वहाँ पे गई हूँ मैं, तो अभी करीब 10 साल हो चुके हैं मुझे। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक इंडिया से एक लड़की जब सिंगापुर में सेटल होती है, जो एक स्वतंत्र विचारों की है, जो खुद आगे चल के एक क्रिएटिव फील्ड में जा रही है, साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती है, तो उसकी लाइफ में ये ट्रांजिशन कैसे आया? जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, वहाँ के लोगों से मिलते हो, तो ऐसे ऐसे आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। लोग भी आप जैसे चाहते हो वैसे आपकी सपनों की दुनिया नहीं होती है। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है। जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगता था कि ये ऐसी ज़िंदगी मुझे हमेशा से चाहिए थी, लग्जरियस लाइफ। बट बाद में आपको पता चलता है कि जैसे आपके विचारों में प्रगति होती है, आपको ये पता चलता है कि सिंगापुर और नागपुर बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। ये सब आपके विचार और आपकी सोच जहाँ तक जाती है वहाँ तक ही फिर सीमित हो जाता है। तो मेरे लिए ये बहुत ही अलग सी बात, मैंने पहली बार कभी ऐसी कुछ सुनी नहीं है कि सिंगापुर और नागपुर में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा? विचारों से, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस में, बट आप जिस तरीके से रिएक्ट करते हो वो आपकी जो अभी मनस्थिति होती है और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जहाँ तक आपकी सोच, जहाँ तक आपका नॉलेज होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई कम और ज़्यादा नॉलेज,
आप उसको जब तक आपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे आपको पता नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। डिपेंड्स कि कितना एक्सप्लोर किया है। बट वो उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप जो हो जहाँ हो आपकी सोच जहाँ तक है वहीं तक हो, बट आप जिस तरीके से रिएक्ट करते हो वो आपकी जो मनस्थिति और पिछले एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ही आप मनस्थिति और परिस्थिति। हाँ करेक्ट। तो वही बात मैंने सिंगापुर में भी देखी हुई है, बट थोड़ा एक एडवांस लेवल पे वहाँ होता है। बट विचार में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, वो आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि या मेरे कुछ सपने हैं, अगर मेरा जन्म हुआ है तो कुछ पर्पस से हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं आऊँ मैंने कुछ अच्छा मेरे सपने हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स हासिल करने का, जैसे कि घर, कपड़ा, गाड़ियाँ अच्छी, वो ज़िंदगी मेरे ख्याल से इट्स माय ओपिनियन कि ऐसा नहीं होता है। आपको भगवान ने ये सब करने के लिए तो शायद पैदा नहीं किया है। हर एक व्यक्ति में कुछ अनोखी चीज़ें होती है, वो आपको तब तक पता नहीं चलेगी जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खुद को चैलेंज नहीं करते हो। मुझे कभी भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं लगा था कि मैं आई वुड कम अप विद सच थिंग लाइक कमिंग अप विद माय ओन बुक। मेरे लिए ये बहुत ही खुद के लिए बहुत एक आश्चर्य आप बोल सकते हो। बुक लिखने के लिए इंस्पिरेशन का होना एक बहुत ज़रूरी होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने ऑब्जर्व की हो, एक्सपीरियंस की हो, उसके बाद जो हिट करे माइंड पर, उसके बाद कहीं ना कहीं वो कागज़ों पर उतर आती है। तो ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस आपका रहा जिसने आपको इंस्पायर किया कि मैं भी आगे चल के एक लेखिका बन सकूं? मैं सिंगापुर के ही आपको एक्सपीरियंसेस कुछ बताऊंगी। मैं ऐसे लड़की थी पहले कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम था मेरा। परिवार में मुझे ऐसा बोलते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, और पहले से ही मैं किसी के भी इसमें अगर मुझे कोई चीज़ नहीं इफ़ आई डोंट फील कनेक्टेड टू समथिंग आई वोंट गेट इन्वॉल्व इनटू दैट थिंग। इसलिए मैंने अपने आप को बहुत अलग हमेशा अपने आप को अलग ही रखा। मेरे रिलेटिव्स में भी मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता है कि इनकी बेटियां हैं, बट बहुत लोगों ने मुझे देखा नहीं है क्योंकि मैं अपने में ही इंट्रोवर्ट आई वाज इंट्रोवर्ट पर्सन। और सिंगापुर में भी मैंने वही सब किया। फिर मुझे लगा कि जब मेरे बच्चे हुए वहाँ पे कंपटीशन इतना है तो मुझे लगता था कि अरे बच्चे लोग भी मुझे ही फॉलो कर रहे हैं, वही इंट्रोवर्ट नेस उनमें आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट समथिंग राइट। सो फॉर दैट आप नहीं चाहती थी कि उनमें ये क्वालिटीज़ है कि वो कहीं सहमे रहे और वो नहीं, मैं नहीं चाहती थी क्योंकि आजकल का ज़माना लीडरशिप का है। यू हैव टू बी वेरी गुड इन योर कम्युनिकेशन, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। हर चीज़ के लिए सीखने की आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, आप अगर चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे कुछ ऐसा करें, इसलिए मुझे लगा कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, मुझे कुछ देखना चाहिए कि क्या है चल रहा है, जो सो दैट आई कैन पास द सेम थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू माई किड्स। और मैंने जब वहाँ पे बाहर जाके देखा, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो मुझे लगा कि यार ये तो मेरी ही स्टोरी है कि वो लोग भी ऐसे ही यहाँ से ऊपर आए हुए लोग हैं। ऐसा नहीं कि दे वर बोर्न विद सिल्वर स्पून, बट वहाँ पे जो सक्सेसफुल लेडीज़ हैं उन्होंने भी कुछ सपने देखे हैं, उनमें स्ट्रगल देखे, चैलेंजेस किए, 1000 बार फेल हुए हैं, बट उन्होंने वो राह नहीं छोड़ी है, वो सपना वो पैशन लेके आगे चले हैं वो, और आई कैन सी द सक्सेस नाउ। सो मुझे लगा कि मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नागपुर से मेरा जो शहर है, काफ़ी मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर एवरीवेयर एक्चुअली। बट if you're born with a silver spoon, अगर आप सारी फैसिलिटीज से the things are easier and you take it for granted, आपको ये नहीं कि मुझे सब कुछ मिला है तो आपको वो करने की इच्छा नहीं होगी कि मुझे ऐसे तरीके से आगे बढ़ना है। बट पीपल लाइक अस who go through various challenges, it's a very big thing and we have actually a much larger space for growth. Any particular person जिसको देखकर ज़्यादा आपको इंस्पायरिंग फील हुआ हो? Yes, मेरी मम्मी को मैं बोलूँगी कि she's been the inspiration, जो उन्होंने उतार चढ़ाव ज़िंदगी में देखे हैं मेरे लिए। एक बेटी के तौर पे जब मैंने सोचा कि ऐसे कुछ बुक लिखना चाहिए, तो द फर्स्ट पर्सन who struck my mind was my mother। कि मुझे लगा कि जब ये ऐसी औरतें हमारे समाज में हैं जो इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद ऐसा एक कॉरपोरेटर तक बन सकती है, जिन्होंने, और आज भी वो कॉरपोरेटर रह चुकी है, 5 साल तक उन्होंने सर्व किया, और उसके बाद भी आज भी वो ऐसे महिलाओं के लिए काम कर रही है जिन्हें वो बेसिक संजय गांधी निराधार योजना की अध्यक्ष है, वो सदस्य है, तो उनके लिए वो आज भी काम कर रही है। एंड
मैं जब पर्पस की बात करती हूँ कि हमारी ज़िंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए, तो हम जब एक पर्टिकुलर एज में पहुँचते हैं, सपोज़ आप जब 60-70 साल के हो जाते हो, आप जब वापस देखो, मुड़ के देखो, तो आपको दिखना चाहिए कि मैंने क्या क्या किया है, किस किस के लिए किया। ऐसा एक भी इंसान है जिसकी ज़िंदगी में मैंने बदलाव लाया है मेरी वजह से, तो दैट्स काइंड ऑफ अ सेटिस्फैक्शन। तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आए और चले गए, आपको किसी ने नोटिस नहीं किया। इट्स नॉट फॉर अदर्स, इट्स फॉर यू, लाइक खुद के लिए कि मैंने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगी, छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त होता है। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बातचीत यूं ही जारी रहेगी, हम आप और संवाद में। जो आपको ऊपरी सतह से दिख रहा है उसके ऊपर कम्प्लीटली भरोसा मत कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए। एंड आप कहीं बाहर भी जाते हो, ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हम आप और संवाद, और हमारे साथ संवाद के लिए यहाँ पर बैठी है रोहिणी नायर जी, जो कि एक उभरती हुई लेखिका है और कुछ ही दिनों में उनकी एक नई किताब आने वाली है। मैं फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपका। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, ये इंस्पिरेशन की बात तो आपने बताई कि आपकी माँ से आपको मिला है, जो कि एक सामाजिक बातों के लिए हमेशा तैयार रहती है, बाकी औरतों को वो प्रेरित करती है। उसके बाद बात आती है सपोर्ट की। बिना सपोर्ट के कोई काम आसान नहीं होता। एक इंस्पिरेशन मिलने के बाद भी वो पूरा काम अगर शुरुआत की गई है तो खत्म करने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आपकी लाइफ में ऑल थ्रू आउट द लाइफ, नॉट ओनली फॉर बुक, आपको किसका सपोर्ट मिला? सबसे ज़्यादा सपोर्ट की बात हो तो वो मेरे पति के अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ने ऐसा वो आईना दिखाया हो। जब हम पहले बार मिले तो उन्होंने ऐसा बताया, मुझे हमेशा बोलते हैं कि एक लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने मुझ में देखी। बट बाद में जब हम शादी के इसमें मैं घर गृहस्थी में बिज़ी हो गई, तो वो लीडरशिप उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं खो गई है। सो इट्स नॉट व्हाट ही हैड सीन इन मी बिफोर मैरिज। तो उन्होंने मुझे, पर उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, आज भी गिव अप नहीं किया है। तो मुझे हमेशा कहीं भी मोटिवेशनल सेमिनार्स होते थे तो वो 2 टिकट हमेशा रिजर्व करते थे। तो ही ऑलवेज ड्रैग मी इनटू दोस सेमिनार्स। मुझे पहले लगता था कि ये सब मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे उस तरीके का माहौल ही पहले से नहीं मिला। तो मुझे लगता था कि दिस थिंग इज़ नॉट फॉर मी। बट उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि जहाँ भी वो जाएंगी, अगर उन्होंने कुछ नॉलेज की बात कहीं से सीख रहे हैं तो वो उन तक ही सीमित ना रहे, मुझे भी इक्वली वो यानी गाड़ी के 2 पहिए जैसे एक साथ ही चलते हैं। हाँ, तो पहले तो मैं नहीं बोलती थी, मुझे खुद को ये अच्छा नहीं लगता था। बट स्लोली द वे दे टॉक, मुझे लगता था कि हाँ, इट वाज लाइक वेक अप कॉल फॉर मी, कि हाँ, मुझे भी वही सब बातें कनेक्ट हो रही है। Someone must be there to wake you up. Yes, so he thought that उनको कभी कभी लगता है हम खुद के जो आसपास के लोग होते हैं उनको हम टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो उनको लगा कि ठीक है, अगर मैं इनको ये ज़रिए से कुछ ऐसा दुनिया दिखा पाऊँ तो शायद कुछ समझ जाए। तो वो मुझे he was like main motivation, support for me and until date, and he will always be there for me. ये तो बहुत अच्छी बात है कि हस्बैंड से यूजुअली हम देखते हैं कि शादी के बाद जो पुराने सपने हैं वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं, लेकिन शादी के बाद नए सपने बुनना और उसमें आपके लाइफ पार्टनर का साथ होना, ये सबसे बड़ा ग्रेस है, हम कह सकते हैं। चलिए, बात तो यहाँ हो गई, सपोर्ट मिला, इंस्पिरेशन मिला, लेकिन ये गाड़ी आगे तब बढ़ती है जब हम खुद इसमें मेहनत करते हैं, और मेहनत करते वक्त काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती हैं। हाँ, सही बात है। तो आपने एक तो सबसे पहली बात नागपुर से मुंबई, मुंबई से सिंगापुर तक का जो सफ़र रहा, और उसके बाद में शादी, घर गृहस्थी, तो इस बीच क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा आपको, जिसके बाद शायद कहीं ना कहीं आपको भी लगा हो कि मैं ये कर पाऊँ या नहीं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर या एक ऑथर बन पाऊँ या नहीं? इस बीच चैलेंजेस किस तरह से आए? चैलेंजेस, और इसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मेरा इंटेंशन मेरी बुक लिखने का कि मैं ऐसे सारे लड़कियों को जो अभी स्कूल में पढ़ रही है, जो अभी कॉलेज ख़त्म करने वाली है, जो शादी करके सपोज़ मेरे जैसे अपने हस्बैंड के साथ बाहर शिफ्ट होने वाली है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि
जो आपको ऊपरी सतह से दिख रहा है उसके ऊपर कम्प्लीटली भरोसा मत कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए। एंड आप कहीं बाहर भी जाते हो तो अपॉर्चुनिटी सब जगह है, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। आप पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको करना क्या है, उसके हिसाब से आप पहला कदम लीजिए। जब तक आप वो पहला कदम नहीं लेते हैं, आपको कोई भी आके एक सर्व करके प्लेट आपके हाथ में नहीं आने वाली है। सो यू गो फॉर इट। आपको अगर जॉब करनी है तो नॉन स्टॉप आप बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, Naukri.com, ऐसे बहुत सारे जॉब साइट्स है, वहाँ पे आप बिना गिव अप किए डालते रहिए और आपको फिर फीडबैक मिलेंगे, सर्फिंग करें, आपको फीडबैक मिलेंगे कि आपके रिसीविंग में कुछ प्रॉब्लम है, या अगर आपको कुछ बिजनेस करना है तो आप खुद को पूछिए कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ करने में खुशी होती है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी करना चाहूँगी और पसंद करूँगी और बिना थके मैं करूँगी। अगर ऐसी आपकी कोई चीज़ है तो दैट्स योर पैशन। तो वो मेरे साथ भी हुआ। पैशन पहचानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, वो सब में होता है। सिर्फ यह है कि वो पहचानने की वो नज़र होनी चाहिए। आपको थोड़ा अपने साथ हर दिन 5-10 मिनट व्यतीत करने चाहिए कि आप फैमिली के लिए तो करते हो, आप एक माँ हो, एक आप बेटी हो, बहन हो, दैट इज थिंग, बट उससे पहले आप इंडिविजुअलिटी होती है आपकी, वो आज ना कल आपको स्ट्राइक करती है। तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए कि 50-60 साल में आपको लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया मैंने, इतना सब मैं कर सकती थी, कहीं ना कहीं मन खाता है खुद को। फिर आप कंपटीशन देखते हैं, आपको लगता है अरे ये कर सकती, यही तो चीज़ मैं भी करना चाहती थी। फिर आप वो स्टेज में आ जाते हैं कि आप फिजिकली आप मे बी फिट ना रह पाओ, तो उसके पहले एट अ सर्टेन एज ऑफ कोर्स, तो वो देर ना करो आप, और आप अपनी पैशन, खूबियाँ जो है, आपका पर्पस जो है वो पहचानो, और जितना जल्दी हो सके वो उसे बट इट्स ऑलवेज एज वी से बेटर लेट देन नेवर। ये भी है, दोनों फ्रेजेस कहीं ना कहीं अलग तो है लेकिन सूट होती है। जी रोहिणी जी, आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी करती है, हालांकि ज्वेलरी डिज़ाइनिंग और बुक राइटिंग ये दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है, दोनों भी अपने अपने फील्ड में क्रिएटिव है, लेकिन काफ़ी अंतर है। तो डिज़ाइनिंग आपने कितने साल तक की, और वो करते वक्त आपको बुक लिखने का कैसे आपके ध्यान में आया कि मैंने ऐसा भी कुछ करना है? ये थोड़ा एक ट्विस्ट है। जब मैंने मेरी पहली बुक लिखने का विचार किया था तो ये बुक पहले मोटिवेशनल बुक नहीं थी। मेरा बचपन से ही ऐसा है कि जो भी मैं सीखती हूँ मुझे सिखाना बहुत पसंद है। जब मैं मैट्रिकुलेशन में भी थी मैंने ट्यूशन्स ज्वाइन की थी, जो भी ट्यूशन्स मैं करती थी मैंने आई ऑलवेज मेड श्योर कि जो भी मेरी क्लासमेट्स है जो ट्यूशन नहीं ज्वाइन कर पाते तो मैं उनको सिखाऊँ। तो सिमिलरली मेरा हुआ कि मैंने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम सिंगापुर, वहाँ से मैंने 2 इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है, तो मुझे लगा कि ये मुझे सिखाना चाहिए लोगों को। तो मेरा विचार था कि मैं उस तरीके की बुक लिखूं, बट जब जो कुछ सिखा पाए, बट समथिंग हैपेंड, मुझे लगा कि एक बुक लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसे स्टोरीज़ है जो मैं कर रही थी, अलग अलग लाइक वीमेन फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, दे आर ऑल्सो डूइंग सर्टेन थिंग्स। बुक राइटिंग का एक छोटा सा सेक्शन मेरा ये भी था कि मैंने जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स है उनके बारे में मैंने लिखा कि आप करते हो कोई भी चीज़ तो आपको किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहिए। आजकल बहुत ये हो रहा है कि लोग यूट्यूब से देख के अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना, एक पैशन वाइज कर रहे हो तो दिस इज़ कम्प्लीटली ओके, बट आप अगर बोलते हो कि मुझे एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना है तो यू नीड अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन, यू हैव टू लाइक गो थ्रू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, या आप प्रॉपर डिग्री लो। जैसे कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आप लोगों की स्किन के साथ नहीं खेल सकते हो जस्ट बाय वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, तो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो ये सब मैंने मेरे बुक में डाला है। तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस था फ्रॉम ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, ये थोड़ा सा मैंने उसमें भी डाला हुआ है। फॉर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, हाउ दे हैव टू अप्रोच एंड फुलफिल देयर ड्रीम्स, दे हैव टू गो थ्रू प्रोफेशनल पीपल। यूट्यूब लर्नर्स अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस लास्ट में आ ही जाता है कि दीज आर नॉट प्रोफेशनल्स। एक कहीं ना कहीं एक दबा लग जाता है कि दीज आर नॉट प्रोफेशनल्स, तो उनको हायर करने के पहले भी बहुत सोचना पड़ता है। सो इट्स बेटर टू हैव अ बिगर विजन, यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ लाइक गोइंग फार रादर देन गोइंग फास्ट। सो आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे आपका तरक्की हो जाएगी, वी विल गो फास्ट बट इट वोंट लास्ट। सो अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जाते हो तो आपको बहुत सारे डिफिकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, कस्टमर्स में रिजेक्ट यू, बट दैट इज़ लाइक पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर्स, चैलेंजेस जितना या स्टेपिंग स्टोन्स। तो आपको, मेरा मानना ये है कि आप प्रॉपर चैनल
फॉलो करो। रोहिणी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि यूट्यूब से लर्न करके हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहाँ पर एक्सीलेंस की बात हम कहें, लेकिन आपकी भी वेबसाइट है और आप भी ऑनलाइन चीज़ें सिखाती है, उस बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। तो मेरी जो कंपनी है इट इज़ प्रॉपरली रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, पर यहाँ पे सिंगापुर में उसके मायने गवर्नमेंट के साथ हमारी कोई कोलैबोरेशन नहीं है, बट आप मेरी कंपनी में हम लोग सर्टिफिकेशन देंगे वाया पर्सोना बीट्स एंड कॉर्ड्स। क्या सिखाया जाता है इसमें? इसमें मेरा फैशन ज्वेलरी मैं सिखाती हूँ जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, एंड देन आई आल्सो वर्क विद सिल्वर्स एंड मेटल्स। सो डिपेंड्स कि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, तो आपको जिस तरीके की ज्वेलरी, बट मेरे इसमें क्या है कि जब मैं ट्रेन करती हूँ लोगों को तो इट्स मोर ऑन लाइक आपको टेक्निक्स सिखाती हूँ, और उसके बाद हर एक की अपनी पर्सनालिटी होती है, खुद की डिज़ाइंस होती है, क्रिएटिविटी होती है, तो आपको बेसिक सारे सीखने को मिलेंगे और आपको मौका मिलेगा कि यू कम अप विथ योर ओन डिज़ाइंस। सो यूनिक होता है, और हैंडमेड ज्वेलरीज का बहुत ज़्यादा महत्व और बहुत ज़्यादा डिमांड में। ये कब से कर रही हैं आप? अभी मुझे इसके लिए करीब करीब 2 साल हो चुके हैं। जो सीखने वाले जो है, जो अप्रोच करते होंगे, वो ये डिज़ाइनिंग या हम ज्वेलरी डिज़ाइनिंग अगर कहें तो इसमें इंटरेस्ट हर किसी को नहीं होता। ये एक पर्टिकुलर क्लास हम कह सकते हैं, ये क्लास ये वर्ड रहेगा बराबर। तो क्या आपने कभी कुछ ऐसा करने का भी सोचा है जो इस पर्टिकुलर क्लास को छोड़कर जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास पीपल है उन्हें भी कहीं ना कहीं क्रिएटिव फील्ड में ऊपर लाया जा सके? ऐसा कुछ भी आपके क्रिएटिव डिज़ाइनिंग फील्ड से आपने कभी कुछ सोचा है? तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी जो आप बोल रहे हो कि सबको इंटरेस्ट नहीं होता है, पर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का ऐसा है कि आप सिर्फ ज्वेलरी के बारे में नहीं सोचते हो, देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कि बेल्ट्स होते हैं, हैंडबैग्स, देयर आर लाइक आप सिर्फ टेक्निक्स यूज़ करो बेसिक, और आप यू कम अप विथ योर ओन प्रोडक्ट ऑल टुगेदर। और फिर मैंने सोचा क्रिएटिविटी, यस, और फिर इसी से रिलेटेड मैंने मेरा एक वेबसाइट खोला है विच इज़ कॉल्ड एज rohininair.com। अभी जो स्टार्टअप है, तो आप जैसे कह रहे हैं जो स्टार्टअप पीपल है दे नीड विजिबिलिटी, उनको ऊपर आने की सब लोग वो ब्रेक नहीं दे पाते हैं, और मैं जब एक हेल्पिंग हैंड अगर मैंने जो रास्ता अपनाया है, जहाँ पे मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, तो मुझे पता है कि वो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम चैलेंजेस। सो मुझे बहुत जैसे कि चैलेंजेस फेस करने पड़े, उनको ना करना पड़े, इसलिए मैं उनको ये विजिबिलिटी देने का मैंने, और उनको एक्चुअली सपोर्ट एंड मोटिवेशन बेसिकली, सो दैट दे गेट मोर विजिबिलिटी, एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग देम अप। जी बिल्कुल। हम अगर किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बन जाती है कि हमसे नीचे जो है, जो आना चाहते हैं ऊपर, उन्हें हम भी एक मदद का हाथ दे सके, उन्हें ऊपर ला सके। इसी मैसेज के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों, कहीं मत जाइए। कि जब मैंने लोगों की जर्नी शेयर की है, सो लोगों को पता चले कि हाँ ये हमारे जैसे ही लोग हैं, और जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हम आप और संवाद। मैं हूं मयूरी और मेरे साथ यहाँ पर बैठी है लेखिका रोहिणी जी। रोहिणी जी, अब तक कि मैंने आपके बुक के बारे में पूरी तरह से सस्पेंस रखा था। हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे कि आपकी ऐसी बुक आ रही है, वैसी बुक आ रही है, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, सपोर्ट कहाँ से मिला, और अब ये रिवील करते हैं कि बुक का नाम है रोर, जो कि रोहिणी नायर जी ने लिखी है, और इसका विमोचन कल होने वाला है नितिन गडकरी जी के हाथ से। अब हम बुक की बात करते हैं कि आपने ये जो स्ट्रगल, जो चैलेंजेस लिए, जिस दौर से आप गुजरी है, उसके बाद पहुंची है एक किताब लिखने पर, और ये किताब किस पर बेस है? बेसिकली द नेम इज रोर, अ जर्नी फ्रॉम ट्रांस टू ट्रांजिशन। अगर आप ट्रांस बोलते हो तो इट्स लाइक बेहोशी में चलना, स्लीप वॉकिंग आप बोल सकते हो, भ्रम में रहना, वहम में रहना, एंड ट्रांजिशन इज लाइक परिवर्तन। तो मुझे ऐसा, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि जब तक आप कोई चैलेंजेस अपने हाथ में नहीं लेते हो, जब तक आपके दिमाग में वो बात नहीं आती है कि व्हाट इज़ माई पर्पस फॉर दिस लाइफ, वो
वो पर्टिकुलर मोमेंट होता है जब आप वो ब्रेक करते हो स्टेट ऑफ ट्रांस, तब मुझे लगता है कि मैं आज तक दूसरों के लिए जीती रही हूँ, मैंने आज तक दूसरे लोगों को ज़्यादा अहमियत दी है, मैंने खुद की आवाज़ कभी नहीं सुनी है। सो दिस रोर इज़ अबाउट इनर वॉइस। या लाइक लायन और टाइगर का जो रोर होता है, जो दहाड़ होती है, या बट दहाड़ के इसमें नहीं, जस्ट इट्स लाइक इनर वॉइस फॉर मी। या लिसनिंग टू द ओन वॉइस। या मन की बात। हाँ, मन की बात सही बात है। तो मैंने मेरी ज़िंदगी में, जैसे आपको बताया, मेरी माँ मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रही है। और जब मैंने लोगों को मिलना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हर तीसरा आदमी हमारे जैसा ही है। हम लोग जो एक पिक्चर दे देते हैं लोगों के बारे में, हम लोग उसके हिसाब से, इट्स लाइक सक्सेस यू सी एज अ टिप ऑफ आइसबर्ग, जो ऊपर से ब्यूटीफुल दिखता है, बट आप जब आइसबर्ग की बात लेते हो तो उसका बेस बहुत अंदर तक होता है, उसमें सारे स्ट्रगल्स, पेन, फेलियर होते हैं, बट आपको तब तक कोई नोटिस नहीं करता है वो फेज। जब आप टीवी पे दिखना चालू करते हो, व्हेन यू आर सीन ऑन द फोर्ब्स मैगजीन, दैट्स हाउ पीपल स्टार्ट टू नोटिस यू। बट आप कैसे दौर से गुजर चुके हैं वो सब कोई नहीं देखता है। तो मेरा इंटेंशन वही था कि जब मैंने लोगों की जर्नी शेयर की है, सो लोगों को पता चले कि हाँ, ये हमारे जैसे ही लोग हैं, और जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पूना की एक सुमन मोरे, उनकी बहुत स्टोरीज मेरे ख्याल से आपने भी सुनी होगी। शी इज़ अ वेस्ट पिक, कचरा सब पिक करती है। उनको भी दैट लेडी नोज व्हाट्स हर पर्पस, सो शी हैड टू गो थ्रू वेरियस चैलेंजेस। और वो अभी रिसेंटली उन्होंने जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस में उनका भाषण था, विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग। सो जब आप लोगों को देखते हैं तो आप लोगों को उस घृणा की दृष्टि से मत देखिए। तो वो एक रैग पिकर से अभी एक स्पीकर तक बन गई है। यस, सो दैट्स लाइक इंस्पिरेशन फॉर मी एंड इट इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी अदर पर्सन। सो मेरा ये भी है कि आप लोगों को जब देखते हो, उनकी तकलीफ़ों को देखते हो, तो आप उनको भी एक लुक एट देम एज ह्यूमन बीइंग। जी। सो आप जब नॉट बाय प्रोफेशन बट एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उनमें भी वो चैलेंजेस है। और फिर आपको एक वेकअप कॉल है कि जब वो सब कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। व्हाई यू हैव टू बी लाइक वेरी मच सेटिस्फाइड एंड कंफर्टेबल वेयर यू आर। जैसे कि मेरे साथ भी हो चुका है, और हर दूसरी औरत के साथ होता है कि शादी के बाद आपको अच्छा घर मिलता है, अपना पति मिलता है, सब कुछ होता है, तो आपको लगता है कि ठीक है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप खुद के अंदर झाँक के नहीं देखते हो कि मुझ में भी वो इतनी सारी कैपेसिटी है जो भगवान ने दूसरे लोगों को, वो स्पार्क है, बट आपको वो पहचानने की जरूरत होती है। आप तब तक नहीं पहचानते जब तक आपके सामने रियल चैलेंजेस नहीं आते। और कैसी स्टोरीज आपने आपकी बुक में लिखी है? जैसे आपने एक सुमन मोरे की स्टोरी बताई है, ये तो क्या इसी तरह अलग अलग महिलाओं की आपने स्टोरी रखी है? जैसे सुमन मोरे का बहुत ही गरीबी से आई हुई लेडी है, और एक औरत है फ्लोरेंस बिलीफ, शी इज़ फ्रॉम यूके। उनका भी बचपन इतना कुछ अमीरी से नहीं गुजरा है, बट उन्होंने भी ऐसा, उनको लिटरली रात को रास्ते पे सोना पड़ा। और आज वो फॉरएवर प्रोडक्ट्स के, अपने फॉरएवर प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा। शी इज़ मैनेजिंग द कंपनी इन यूके एंड शी इज़ बीन ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड शी इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। शी इज़ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल, और वो भी ऐसे लोगों को प्रेरित करती है कि आप हमारी टीम में जाओ और ज्वाइन करो एंड लाइक लोगों को सिखाओ। फॉर मी द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच, सो दैट्स व्हाट अदर लेडीज़ आर डूइंग। और एक मिसेस वनीता देवी सरन मुत्तू, शी इज़ मिसेस सिंगापुर, उन्होंने भी अबाउट 2 डेकेड्स दिए हैं। मिसेस सिंगापुर, और नाम क्या लिया आपने? वनीता देवी, शी इज सिंगापुरियन बट बेस्ड इन इंडिया। हाँ, शी इज़ अ तमिलियन, और उन्होंने भी अबाउट 2 डेकेड्स दिए हैं एक कॉर्पोरेट फर्म को। उन्होंने भी अपने मन की आवाज़ सुनी है। हम आजकल क्या करते हैं कि सर्वाइवल ही हम लोग देखते हैं कि उन्हीं फैमिली चलाना है, और हम लोग वो जॉब करते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो द सेम थिंग हैपेंड विथ हर, बट फाइनली शी लिसन टू हर वॉइस एंड शी केम अप विथ व्हाट शी फील कनेक्टेड टू। शी वॉज वेरी मच इन टू ऑल दिस थिंग्स लाइक फैशन, ब्यूटी, स्टाइल एटिकेट्स टू टीच पीपल, एंड वो अपने खुद की पेजेंट्स चला रही है सिंगापुर में, और वो अपॉर्चुनिटीज़ देती है सारी महिलाओं को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम अप एंड शो योर व्हाटएवर यू हैव। सो वो आपको कम्युनिकेशन सिखाएगी, आपको तौर तरीके सिखाएगी, और जब आपको ऐसा कोई अहमियत देता है, आपका नाम आगे बढ़ता है, तो दैट इज़ व्हेन यू कम टू नो दैट ओह आई हैव समथिंग एल्स इन मी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने खुद रिसर्च की है उनकी, बिकॉज आई एम फॉलोइंग हर फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, और उनके पेजेंट में जो विनर्स रह चुकी है उन्होंने आज बहुत नाम अपना, वो इंडिया के कुछ लोग हैं, अपना कंट्री का नाम भी बहुत रोशन किया है, और आगे भी और बहुत
अच्छे पैमाने में आगे बढ़े। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि रोर इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ सच स्टोरीज, जो मोटिवेशनल स्टोरीज है, जो ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग दौर से गुजरी है, अलग अलग प्रोफेशन से है, और उन्होंने एक ऐसा मोटिवेशन बना के रखा है कि जब कोई उनकी स्टोरी पढ़े तो कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज़ पहचान सके और वो भी ऊपर आ सके, उनकी तरह बन सके, एक इंस्पिरेशन ले सके। उनकी कहानी हमारी कहानी, ऐसे आप कनेक्ट कर पाते हैं, एक कनेक्टिविटी बन जाए। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे ऐसा लग रहा है। होपिंग टू सी इट कि काफ़ी सारे लोग इस बुक को पढ़े, यही शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूँगी। और साथ ही आपने हमारे साथ बात की और एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिला ही होगा। काफ़ी सारी औरतें जो देख रही हैं इस एपिसोड को, इस इंटरव्यू को, वो ज़रूर चाहेंगी कि मैं भी कहीं ना कहीं इस लेवल तक पहुँचूँ और अपनी मन की आवाज़, एक छोटी बड़ी जो भी क्रिएटिविटी हो, उसको निखार के लाऊं। इसी के साथ यहाँ से लेती हूँ विदा। धन्यवाद।